जोहार। जोहार दादा। जोहार नेहा जी। और कैसे हैं दादा आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ दादा। तो किसान भाई मन रावण कर बहन फूलोदी आज यहाँ पर मौजूद नखे ओकर ले हमरे कर बीच में मौजूद हैं नेहा बहन। तो सबसे पहले हमरे देखी ला हमरे कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में जानी ला खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह के खबर कर बारे में, जेकर में मंडी कर भाव होएला, मौसम कर मिजाज के बारे में हमरे जानकारी हासिल करेला। तो चलू सबसे पहले देखी ला कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति यूनिट के निर्माण पर जैसे पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाला यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण की 50% राशि लाभुकों को दी जाएगी। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चिंत होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। फूलों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। फूलों की खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए तो निश्चित वो फायदेमंद साबित होगी। यदि किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गेंदा के उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा के उन्नत प्रभेदों में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा अच्छे माने जाते हैं। पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा गेंदा फूल के उन्नत प्रभेदों में झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के लिए अच्छे माने जाते हैं। 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की भूमि के हिसाब से लेकर पहले नर्सरी में इसकी बुआई कर पौधे तैयार कर लेने चाहिए। उसके बाद तैयार पौधों को खेत में रोपाई करना चाहिए। साथ ही सिंचाई, निकाई जैसे उचित कृषि कार्यों को समय पर करके 150 से 200 क्विंटल फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। चने की फसल को अन्य कीटों के साथ साथ फली छेदक कीट ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के लग जाने पर और तुरंत इसका निदान नहीं करने पर फसल की बहुत बर्बादी होती है। फली छेदक कीट से चने की फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। की फसल में फली छेदक कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के लगने के लक्षणों को पहचान कर तुरंत इसके निदान के उपाय करने चाहिए। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपॉरीफास दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना लाभदायक होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना होता है। साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है। साथ ही उस स्थान का उपयोग
दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। मैं गांव में रहता हूं, गांव में रह के अपना खेती गृहस्थी का काम करता हूं और बहुत दिन से पहले तो पुराने तकनीकी से होता था, बाप दादा का जो चलता था खेती गृहस्थी वो इस ढंग से होता था। अब नई तकनीकी से हम लोग करते हैं, जैसे वैज्ञानिक तरीका जो होता है वैज्ञानिक तरीका से हम लोग करते हैं। उसमें होता है कि फसल में हम लोग को माने दुगुना से भी ज़्यादा हम लोग को लाभ मिला। फसल में सीरी विधि से खेती करते हैं तो उसमें फसल में भी दुगुना लाभ मिलता है। और ऐसे गाय भी रखते हैं घर में, उससे भी दूध उत्पादन करते हैं हम लोग, गाँव में ही बेच लेते हैं। और लोग जो पलायन होते हैं बाहर जाते हैं यहाँ से काम करने के लिए, उससे भी आग्रह है कि वो अपने ही जगह पर रहें, अपने ही ज़िला में रहें, प्रखंड में रहें, अपने गांव में रहें और रह कर खेती करें अपना ढंग से और उससे उत्थान करें और उससे आगे बढ़ें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख किराना मंडियों में अनाजों के भाव कमोबेश पूर्व के भाव पर ही टिकी नजर आई। दलहनी अनाजों को छोड़कर बाकी अनाजों के मूल्य सामान्य रहे। दलहनी अनाजों में आंशिक तेजी दिखी, वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भाव में तेजी का रुख है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2350 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6000 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4050 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 5900 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8850 रुपए से लेकर अधिकतम 9300 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वाह दादा, आपने तो कृषि के साथ साथ मंडी भाव और मौसम से भी जुड़ी ढेर सारी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी। अब आगे और क्या है आपके पास? अभी तो बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग लेते हैं पहले छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप किसान भाई लोग इस कार्यक्रम में बने रहिए। हम तुरंत ही मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
तो दादा आपके पास तो ढेर सारी जानकारियाँ रहती हैं, तो आज हमारे किसान भाइयों को आप क्या जानकारी देने वाले हैं? ऐसे नेहा बहन जानती है कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में किसान भाई लोग खेती भी करते हैं और खेती भी करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा करते हैं गर्मा धान की खेती। जी दादा। और गर्मा धान की खेती में जो खर पतवार जो हो जाता है उसमें नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए अगर जानकारी मिल जाए हमारे किसान भाई लोग को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी दादा, और इसके बारे में किसान भाइयों आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में। हमारे साथ है यहीं के कृषि समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी और सभी किसान भाइयों को जोहार। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि गर्मा धान में समेकित खरपतवार प्रबंधन का क्या महत्व है? खरपतवार यानी कि जो घास उगते हैं खेत में गर्मा धान के फसल में, उनका हम कैसे प्रबंधन करेंगे? तो वो उसमें समेकित का मतलब होता है कि अन्य कई विधियों से उसका प्रबंधन कैसे। अन्य विधियों मतलब कि जो हाथ से निकालते हैं घास को, या फिर मशीन द्वारा उसका नियंत्रण होता है, या फिर रसायन द्वारा उनका नियंत्रण होता है, प्रबंधन करते हैं। तो ये तीनों मिला करके जो प्रबंधन करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसको हम लोग समेकित प्रबंधन कहते हैं। जी, समेकित खरपतवार प्रबंधन में हमारे किसान भाई कौन कौन सी विधियाँ अपनाएंगे? समेकित खरपतवार प्रबंधन में मुख्य रूप से जो सामान्य विधि किसान अपनाते हैं वो हाथ से खरपतवार का निकौनी करते हैं। जब रोपा के करीब 20 दिन 25 दिन या 1 महीना के आसपास जब घास उग जाते हैं तब उसको हाथ द्वारा निकालते हैं। और दूसरा है कि मशीन, आजकल कुछ जो है मशीन का आविष्कार हुआ है, उसमें उसके द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। उस मशीन में एक तो है सबसे प्रमुख जो कि कोनोवीडर है, जो भी किसान भाई अपना खेत में गर्मा धान लगाते हैं तो वो जैसे कोनोवीडर नाम का एक यंत्र है छोटा सा। उसके बाद जापानी पैडीवीडर करके आता है, वो है। फिर एक छोटा मोटराइज्ड है, वो आपका छोटा, उसमें मोटर लगा हुआ रहता है और 2 कतार में एक साथ उसकी घास की निकौनी होती है। तीसरा विधि है रसायन द्वारा खरपतवार का हम लोग प्रबंधन नियंत्रण करते हैं। डॉक्टर साहब, ये खरपतवार में रासायनिक विधि से कौन कौन से ऐसे खरपतवार नाशी हमारे किसान भाई अपनाएंगे और इसकी मात्रा क्या होगी? हम लोग रसायन का उपयोग करते हैं, वो 2 तरह का होता है। एक तो जो पहले इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, जो कि खरपतवार उगने के पहले ही खेत में डाल दिया जाता है जिससे कि वो उग ही नहीं पाता है। और दूसरा तरह का होता है जो कि खरपतवार उग जाने के बाद अगर हम उसमें रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो जो है जितना भी है खरपतवार उसको वो मार देता है। तो सबसे पहले जो यहाँ के लिए अनुशंसित है, इस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित रसायन है प्री इमर्जेंस जो पहले डालते हैं, उसमें ब्यूटाक्लोर नाम का एक खरपतवार नाशी है। उसकी मात्रा 1.2 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, तो वो बहुत सारे जो खरपतवार उगते हैं उसको उगने ही नहीं देते हैं वो। लेकिन इसमें ये शर्त होता है कि जिस समय उसका स्प्रे करेंगे उस समय खेत में थोड़ा नमी पानी रहना चाहिए, करीब 1-2 सेंटीमीटर पानी लगा रहना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा जो खरपतवार नाशी है प्रेटलाक्लोर उसका नाम है, और उसकी मात्रा जो होगी वो 600 ml प्रति एकड़, और इसको भी 200 लीटर पानी में घोल करके और रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर अगर स्प्रे करेंगे तो जो है वो भी खरपतवार को उगने नहीं देता है। तीसरा जो रसायन है वो हम लोग उगने के बाद
खेत में घास उगने के बाद देते हैं, जो कि उसमें 2,4-D नाम का एक रसायन है, उसका जो है आधा लीटर मात्रा या आधा केजी दोनों तरह में आता है। ये एक तो ग्रैनुलर या दानेदार रूप में भी आता है और तरल में भी रूप में भी आता है। तो इसकी आधा लीटर मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में रोपाई के लगभग 1 महीना के बाद स्प्रे करने पर ये जो है मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका वो नियंत्रण कर देता है, उनको सबको मार देता है। और इसके अलावा भी एक अन्य खरपतवार नाशी है जो कि अभी बहुत ही इफ़ेक्टिव उसको कहेंगे, जो कि जिसका नाम बिस्पायरी बैक है। उसकी 100 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल करके और रोपाई के करीब 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे 1 एकड़ में, तो उससे जो है दोनों तरह के जो घास होते हैं, नुकीली पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उनका वो नियंत्रण हो जाता है इससे। अधिक उपज के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से इस क्षेत्र के लिए तकनीक अपनाएं ताकि उनको अधिक उपज अपने खेतों से मिले? गर्मा धान के अधिक उपज लेने के लिए किसान भाई कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि मुख्य रूप से उन्नत किस्म या अधिक उपज वाली किस्म को अगर वो लगाएं तो उनसे वो ज़्यादा उपज ले सकते हैं। दूसरा है कि उसमें समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करें। समेकित का मतलब है, पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब है कि उसमें आप रासायनिक खाद भी डालें, जैविक खाद भी डालें, जीवाणु खाद का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो समेकित पौधा संरक्षण का उपाय करें, जिसमें समेकित कीट प्रबंधन हो, रोग प्रबंधन हो। इस तरह का जो तकनीक अपनाएंगे तो किसान भाई ज़्यादा उपज और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और सभी किसान भाइयों को जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, वाह नेहा जी, आपने तो अच्छी जानकारियाँ दिला दी अच्छे विशेषज्ञ से हमारे किसान भाइयों को। जी दादा, और हम चाहते हैं कि किसान भाइयों को इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो दादा और कुछ बताइए ना, किसान भाइयों के लिए तो आपके पास ढेर सारी जानकारियाँ रहती हैं। हाँ, और बताइए। अभी तो हम लोग देख रहे थे गर्मा धान की खेती में जो खरपतवार हो जाता है उस पर नियंत्रण कैसे करें। जी दादा। लेकिन खेती जो करते हैं किसान भाई लोग, उसमें खाद का तो उपयोग करते ही होंगे। जी दादा। और खाद में वर्मी कंपोस्ट खाद का महत्व क्या है, अगर इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां पर हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन माला जी। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राकेश जी और नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे जो ज़मीन में पाया जाता है। केंचुआ जो है जहाँ नमी होती है और जहाँ सड़े गले जैविक पदार्थ ज़मीन में होते हैं, वहाँ केंचुओं की अधिकता देखी जाती है। और जहाँ केंचुए अधिक होते हैं वहाँ की ज़मीन को उर्वरक बताया जाता है। और ये जो केंचुए हैं वो ज़मीन मिट्टी में उपलब्ध जैविक पदार्थ, सड़े गले जैविक पदार्थ, गोबर और जो मिट्टी है उसको खाते हैं और अपने पाचन
तंत्र से गुजारते हैं और उस गुजरने के दौरान शिष्ट के रूप में, जो मल के रूप में जो वो निकालते हैं है वही केचुआ खाद कहलाता है। और यह जो है एक चाय पत्ती के जैसा होता है, इसका रंग भी गहरा भूरा रंग का होता है, दानेदार होता है और यही केचुआ खाद है। जी, ये तो हो गया केचुआ खाद के बारे में। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये किस प्रकार किसान भाई तैयार कर सकते हैं? किसान भाई इसे बहुत ही आसानी से और बहुत कम कीमत पर इसे अपने घर दरवाजे पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक छायादार जगह का चुनाव अवश्य करें किसान भाई। अति उत्तम होगा कि वह एक लकड़ी और पुआल से एक शेड का निर्माण कर लें और उसके नीचे जो है या तो वो वर्मी बेड जो आजकल प्लास्टिक के आ रहे हैं की संरचना आती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, उसका उपयोग कर सकते हैं या पक्के टांकों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ज़मीन पर भी वो इसका उत्पादन कर सकते हैं। ज़मीन पर उत्पादन करने के लिए वो 1 मीटर चौड़ा और लंबाई में वो 5-6 मीटर लंबा जो है वो 6 सेंटीमीटर सिर्फ गहरा एक बेड बना लें और उस बेड में वो सूखे जैविक पदार्थों को भर दें और उसके ऊपर जो है 20 सेंटीमीटर ऊंचा सड़े हुए गोबर का खाद की एक शैया बना दें। और यह शैया जो है केंचुओं को रखने के लिए की जाती है चूँकि, तो इसे नम बना दें, इसकी सिंचाई कर दें और रात भर खुला छोड़ें, जिससे कि इसमें यदि कोई गैस वगैरह है या कीड़े वगैरह हैं तो निकल जाते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन जो है उस पर केंचुए छींट दिए जाते हैं और केंचुओं के ऊपर उसके लिए केंचुए का भोजन रखा जाता है। और ये भोजन जो है वो 40% तक सड़े हुए जैविक पदार्थ होते हैं और इस जैविक पदार्थ में किसान भाई जो हैं अपने यहाँ जो सड़ रहे पुआल पत्तों और जो खेत के अवशिष्ट होते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट होते हैं, घर के कचरे होते हैं, वो सभी का प्रयोग जो है उसे वो एक जगह इकट्ठा कर उसे 40% तक उसे पहले गला लें। उसे गलाने के लिए उसे एक जगह ढेर बनाकर इकट्ठा किया जाता है और उसकी सिंचाई करके पॉलीथीन से ढक दिया जाता है और सप्ताह 10 दिन में यह गल जाता है। और ऐसे ही सड़े हुए जैविक पदार्थों को गोबर जितना से ज़्यादा गोबर और कुछ मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें मिलाकर और केंचुओं के ऊपर उसे भोजन के रूप में उसको दिया जाता है। और यह जो भोजन है वो है उसको देने के बाद इसे जूट बोरों से ढक दिया जाता है और जूट बोरों को फिर सिंचाई की जाती है इसके ऊपर, जिससे कि जो है अंदर नमी बनी रहे और केंचुए जो है उसमें ऊपर नीचे चल फिर कर और उस जैविक पदार्थ को खाकर और पचाकर निकाल सकें और खाद तैयार कर सकें। और इसकी जो तापक्रम है ये जो केंचुए होते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर ये बहुत अच्छे से चल फिर सकते हैं और इसलिए जो है किसान भाई इसको ज़रूर छायादार स्थान पर बनाएं और इसमें नमी 65% अवश्य बनाकर रखें। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें कि इसमें साधारण केंचुए का इस्तेमाल होता है या कुछ विशेष प्रकार के केंचुए रहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राकेश जी। किसान भाई, हम अधिकतर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो खेतों में केंचुए होते हैं वो बहुत ही नीचे होते हैं, करीब 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर होते हैं और ये लंबे काफ़ी लंबे होते हैं और ये कभी सतह पर आकर सतह की चीज़ों को नहीं खा पाते हैं। लेकिन ये जो केंचुआ खाद बनाने के लिए जिन केंचुओं का प्रयोग किया जाता है वह सतह के जैविक पदार्थों को खाकर केंचुआ खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए जो इसकी जो प्रजाति है वह इसनिया फटीडा और यूड्रिलस अगेनी प्रजाति की जो केंचुए हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि गुलाबी रंग के 6-7 सेंटीमीटर लंबे पतले केंचुए हैं। जी, और हमारे किसान भाइयों को बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो केंचुआ खाद आपने बताया ये कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? किसान भाई, ये इस तरह से अगर यदि आपने केंचुए के शैया पर 1 मीटर बाई 1 मीटर में 1000 केंचुओं को डाला है तो 60 दिनों में केंचुआ का खाद बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी आप पहचान जो है कर सकते हैं। जो जूट का बोरा है उसको उठाकर देखेंगे तो ये भूरे रंग का बिल्कुल कॉफ़ी के कलर का हो जाता है और बिल्कुल चिकना हो जाता है और छू कर देखने से बिल्कुल ये हाथ में चिपकेगा भी नहीं, पाउडर की तरह होता है और कोई गंध भी नहीं आता है इससे। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि जो
वर्मी कंपोस्ट है या केचुआ खाद है ये तैयार हो चुका है और इसकी सिंचाई बंद कर देनी चाहिए इस समय। और सिंचाई जो है बहुत ही हिसाब से करना पड़ता है, पानी को बहाना नहीं है कभी भी। जब आप सिंचाई करें तो ध्यान दें कि पहले इसकी जांच कर ले कि इसी सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं। इसे बोरे को हाथ से दबा कर देखें, अगर वो आपके हाथ में नमी अनुभव करते हैं तो अभी आप सिंचाई ना करें, और यदि सूखा अगर आपकी हथेली रह जाती है तब आप इसकी सिंचाई करें। लेकिन किंतु इसके विपरीत ही अगर आप ये तैयार हो चुका है अब केचुआ का खाद, तो आप सिंचाई बंद कर दें सप्ताह भर, और इसके बाद इसे आप निकालने का प्रयास करेंगे। निकालने के लिए आप ऐसे औजार का प्रयोग करें जिससे केचुए जो है मरे नहीं, कटे नहीं, और आप आराम से बनाकर इसके ढेर बनाकर किसी साफ़ सुथरे सतह पर जमा कर लें। और इस तरह से जब ऊपरी सतह जब आप सूख जाएगा, केचुए का खाद का ऊपरी सतह सूखता जाएगा, आप अलग हटाते जाएं, और केचुआ जो है नमी की ओर नीचे ज़मीन में वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से आप केचुआ और केचुए के खाद को अलग भी कर सकते हैं। और इस तरह से इन केचुओं का प्रयोग आप दूसरी शैया में, दूसरी जगह, दूसरे बेड में आप कर सकते हैं केचुआ का खाद बनाने के लिए। और या तो फिर इससे भी अधिक आपके पास है तो आप इसे बेच सकते हैं दूसरे किसानों को, और इसके से भी ज़्यादा अगर है तो आप अपनी मछलियों को खिला सकते हैं, अपने बत्तखों को भी इस स्वादिष्ट भोजन को दे सकते हैं। जी, डॉक्टर कंचनमाला जी, आपने हमारे किसान भाइयों को केचुआ खाद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद किसान भाइयों। वाह वाह नेहा जी, ये तो बहुत ही अच्छा जानकारी दिला दी है आपने हमारे किसान भाइयों को। जी दादा, काफ़ी फ़ायदा भी होगा किसान भाइयों को। हम उम्मीद करते हैं कि ये ढेर सारी जानकारियाँ उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होंगी। और तो जाते जाते एक बात और भी कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि हमारा जो ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कोई सुझाव हो या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर हमें खत लिख भेजें। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, अगले अंक में ढेरों सारी जानकारियों के साथ हम फिर यहाँ पर मौजूद होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारे पूरे कृषि दर्शन टीम को यहीं पर इजाज़त। जोहार।